तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी बड़ी अजीब कहानी है। और कहानी क्या एक घटना है, और जहाँ तक मुझे लगता है जिस हिसाब से चीज़ें हो रही हैं ये कहानी हो भी नहीं पाएगी। कभी कहीं और कभी कहीं और। देश की हालत ऐसी है कि गृहयुद्ध जैसी स्थिति है। हिंदू मुस्लिम आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी त्यौहार हो, आप रामनवमी उठा के देख लीजिए, आज होली उठा के देख लीजिए, जुमा उठा के देख लीजिए, फिर बकरा ईद उठा के देख लीजिएगा, आए दिन ये चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्या वजह है, इसके बारे में आपको मैं बड़ा डिटेल में बताऊंगा। और आप यकीन कीजिए, आप चाहे इस पक्ष के हों चाहे उस पक्ष के हों, आप यकीन जरूर रखेंगे मेरी बात पे, क्योंकि कई सारे ऐसे फैक्ट जो मुझे लगे कि आपके सामने आज रखने चाहिए। लेकिन इन फैक्टों को रखने की जरूरत आज क्यों आन पड़ी, पहले कुछ घटनाएं आप जान लीजिए जो पिछले कुछ घंटों में हमारे देश में घटी हैं, हमारे और आपके देश में। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था छावा। हालांकि मैंने वो मूवी देखी नहीं, और ऐसा नहीं था कि वही मूवी नहीं देखी, मैंने पिछले कई सालों में कोई भी मूवी नहीं देखी। रीज़न है कि मूवी देख नहीं पाता, टाइम भी नहीं मिल पाता, क्योंकि 3-4 अलग अलग चैनल हैं, उस पर काम करना होता है, तो मूवी कैसे देखें। खैर, उस मूवी की जो कहानी है वो कहानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो छावे थे, छावे का मतलब होता है शेर का बच्चा, तो यहाँ शेर जो हो गए वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए। उनके छावे यानी उनका जो बच्चा था, जो इसको अपने बच्चे की तरह मानते थे, संभाजी महाराज। ये कहानी संभाजी महाराज के ऊपर है। इससे पहले इतिहास में उनको भुला दिया गया था, कुछ लोग जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते थे, फिर ये मूवी बनाई गई। इस मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को दिखाया गया। इस मूवी के जो मेन विलन थे वो औरंगजेब का किरदार था। औरंगजेब को विलन बनाया गया इसमें, और दिखाया गया क्या कुछ हुआ था इतिहास के पन्नों में। अब जैसे ही मूवी निकल के सामने आई, इसके बाद जो पब्लिक थी वो दो पार्ट में बट गई। एक का मानना था कि मूवी बिल्कुल सही है, जबकि मूवी में कम दिखाया गया, ऐसा लोगों का मानना है। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज पे और ज़्यादा जुल्म किए थे और ज़्यादा अत्याचार किए थे। जो लोग इस्लाम को नहीं मान रहे थे उनके ऊपर अत्याचार किया था। और एक का मानना था कि भाई जो औरंगजेब आलमगीर वो बहुत काबिल तारीफ राजा था, सुल्तान था, सुल्तान हिंद था, और उसके खिलाफ कुछ बोलना यानी तमाम भारत के मुसलमानों के साथ में गुस्ताखी। ये लड़ाई दिमागी तौर पे थी, ठीक था। इसके बाद ये लड़ाई सोशल मीडिया पे चलने लगी। लोग यहां तक लिखने लगे कि भाई जो लोग जंग में कभी नहीं जीते वो पीबीआर में जीत रहे, यानी मराठों को कहा गया। इसके बदले में उन्होंने भी कुछ गंदे रिप्लाई दिए कि सलवार और तलवार, आप समझ सकते हो क्या। यानी एक दूसरे की भावनाओं को उस तरीके से ठेस पहुंचाने का काम किया गया कि इसके बाद तलवारें खींच जाती। और ये प्रयास दोनों तरफ से किया गया, खूब अच्छे से प्रयास हुआ। लेकिन फेसबुक पोस्ट, ट्विटर पोस्ट, सोशल मीडिया पे, यहाँ पे तो ना लोग एक दूसरे को जानते हैं ना एक दूसरे के सामने खड़े, भाई कुछ भी बोल लो। मनों में नफरत है, लेकिन उसको निकालें कहाँ, निकालेंगे लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से। ये चीज़ें चलती रही। इसी के जस्ट बाद यहाँ पे पॉलिटिकल एंट्री होती है। एक विधायक हैं अबू आजमी, इन्होंने अपना मुंह खोला, और खोलने के बाद इन्होंने कहा कि औरंगजेब एक बड़ा अच्छा आदमी था, एक बड़ा अच्छा राजा था। उसने मंदिर बनवाए, उसने गरीबों की मदद की, नमाज पढ़ के जब निकलता था तो शिकायतों को देखता था। एक लड़की की शिकायत थी, उसको हाथ से नहीं छुआ, उसको कपड़े से छुआ, फिर इंसाफ किया, अपने सेनापति को मरवा दिया। तमाम तरह की कहानियाँ अबू आजमी ने कुछ बोली, फिर बाद में उनके समर्थकों ने बोली। इसी के जस्ट बाद छत्रपति शिवाजी महाराज के डायरेक्ट जो वंशज हैं, इनका नाम है उदयन राजे भोसले। शिवाजी का पूरा नाम था शिवाजी राजे भोसले। इनके वंशज है, डायरेक्ट वंशावली में आते उदयन राजे भोसले। इन्होंने एक डिमांड रख दी। इन्होंने कहा कि भाई जब औरंगजेब इतना क्रूर था और मैं तो डायरेक्ट गवाह हूँ चूँकि मेरे बाप दादाओं के साथ हुआ था, तो फिर क्या हक बनता है कि उसकी कब्र को छत्रपति शिवाजी महाराज के जो नगर है वहाँ पे हो। पहले इसका नाम औरंगाबाद था, बाद में नाम चेंज किया गया, तो यहाँ पे क्यों हो, कब्र हटवा दो।
और इस कब्र की जो लड़ाई थी आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही। लेकिन जब से ये छावा मूवी आई, लोगों में भावनाएं जगी कि भाई औरंगजेब अगर इतना ही क्रूर था मूवी के हिसाब से, तो उसकी कब्र को हटा दिया जाए। अब इसी को लेके विश्व हिंदू परिषद यानी बीएचपी, बजरंग दल और एक दो और हिंदूवादी संगठन, इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा और एक तरह से थ्रेट भी दिया कि अगर कब्र को नहीं हटाया गया तो इसका हाल हम बाबरी मस्जिद जैसा कर देंगे। यानी जिस हिसाब से बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया, उसी हिसाब से इस कब्र को भी हम ध्वस्त कर देंगे। ये डिमांड की गई और ये भी कहा गया कि अगर नहीं हुआ तो पूरे राज्य में हम प्रोटेस्ट करेंगे। अब ये ज्ञापन सौंप दिया गया। सौंपने के बाद फिर चूंकि कब्र हटाई नहीं गई तो फिर प्रोटेस्ट हुआ। प्रोटेस्ट में पहले कुछ लोग आए, फिर धीरे धीरे और लोग आए। चूंकि पहले से ही कहा गया था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, और डेमोक्रेसी है भाई, प्रोटेस्ट करने से आप किसको रोक सकते हैं। हर आदमी अपने अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहा। तो जब ये डिमांड रखी गई, इसी के जस्ट बाद प्रोटेस्ट शुरू हुआ। फिर पुलिस व्यवस्था वहाँ पे लगाई गई कि कोई दिक्कत ना हो। तमाम तरह के इंतजामात किए गए कि कहीं कोई लड़ाई ना हो, कोई दंगा ना हो, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत ना हो। अच्छा, एक चीज़ और देखा गया कि कहीं ये जो भीड़ है वो कब्र की तरफ ना बढ़ जाए, उसको तोड़ ना दे, उसको डैमेज ना करे, तमाम चीज़ें। इसी के जस्ट बाद फिर ये हुआ कि काम करते हैं जो प्रतीकात्मक कब्र है, यानी एक ऐसा ढांचा बनाते हैं जो कब्र जैसा दिखे और उसको जला देते हैं। थोड़ा सा उग्र प्रोटेस्ट लगेगा और लगेगा कि भाई हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तैयार की गई कब्र जैसी तैयार की गई। उसके बाद चूंकि एक कब्र जलाई जा रही थी और जलाने वालों की भीड़ थी, तो वहाँ पे ऐसे लोग तो थे नहीं जो इस चीज़ को ना मानते। वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बजरंग दल के लोग थे। लोगों ने वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे डाल दी। वीडियो वायरल हुआ, एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन, दूसरे फ़ोन से तीसरे फ़ोन, उसके बाद चौथे फ़ोन, वायरल होता चला गया। इसी दौरान कुछ लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। किसी ने कहा कि यार जो कपड़ा यूज हुआ है उस पर तो कलमा लिखा हुआ है। उसने उस वीडियो को डाउनलोड किया और अपने ट्विटर हैंडल से और फेसबुक हैंडल से शेयर किया कि भाई इस पर तो कलमा लिखा है। तुम औरंगजेब की कब्र जला रहे थे तो इसमें कलमे का क्या काम था? तुमने जानबूझ के इस्लाम की भावनाओं को आहत किया। अब जैसे ये बात मुस्लिम इलाके में पता चली, फैली, उनको लगा यार कि भाई चलो तुम औरंगजेब की कब्र जला रहे थे, ठीक है, कलमा क्यों बीच में लाए? तुम्हारी लड़ाई औरंगजेब से थी या मुसलमान और इस्लाम से? इनकी भावनाएं भड़क गई। इधर कुछ लोगों ने उसमें खुरापात और मचा दी। किसी ने यह तक बता दिया कि यहां कुरान का अपमान हो गया। और हमारे देश में धर्म बड़ा सेंसिटिव मामला है अब दोनों तरफ से। उसके बाद एक तरफ से ये भीड़ निकली, एक तरफ से सामने वाली भीड़, दोनों एक दूसरे के सामने आए। पुलिस व्यवस्था थी, सब कुछ था। सरकार को पता था कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन ना ही सरकार रोकथाम कर पाई, ना ही पुलिस रोकथाम कर पाई। दंगे शुरू हो गए। इधर वाले ने इधर पत्थर मारा, इधर वाले ने इधर डंडे चलाए। उसके बाद लगातार अलग अलग इलाकों में, पहले ये महल क्षेत्र में शुरू हुआ मामला, फिर प्रोटेस्ट हुआ पहले तो कुछ देर, फिर दंगा हुआ, उसके बाद कुछ चीज़ें हुई। जैसे एक शख्स हाथों में डंडा लेके भीड़ के साथ आता है और एक गाड़ी को तोड़ने लगता है। तोड़ते तोड़ते तब तक तोड़ता है जब तक उसका डंडा ही नहीं टूट जाता, और शायद अगर उसका डंडा ना टूटता तो और गाड़ियों को भी तोड़ा जाता। एक शख्स भागता हुआ आता और आने के बाद पत्थर फेंकता है। अब पत्थर के निशाने पे कौन था कौन नहीं था ये आप खुद समझ सकते हैं, विजुअल्स आपके सामने है। एक शख्स आता है, आने के बाद वो भी उसी तरीके से चीखता चिल्लाता हुआ अटैक करने की बातें करता है। अचानक से उस पूरे इलाके में 1000-2000 लोगों की भीड़ आ गई। पुलिस वाले कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इधर बीजेपी का ही बयान आ गया कि भाई पुलिस वालों ने ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम किया। उनको फ़ोन किया गया, 2-2 घंटों तक उन्होंने मदद नहीं की। ये तमाम चीज़ें चली रही थी। इसी दौरान एक और रिपोर्ट निकल के सामने आ गई कि एक पुलिस वाला बेचारा खुद घायल हो गया।
अच्छा वो घायल ऐसा नहीं हुआ कि उसको पत्थर लग गया, डंडा लग गया या फिर फिसल गया, क्या हुआ? उसको कुल्हाड़ी से मारा गया, एक पुलिस वाले को। इधर कुछ लोगों का आरोप है कि भाई जब पुलिस देख ही रही थी कि कलमा लिखा हुआ चादर जलाया जा रहा, तो उसने वहीं क्यों नहीं रोका? अगर वहीं रोक दिया जाता कि कब्र जलाओ चादर नहीं, तो फिर इतना बवाल ही ना मचता। यानी आरोप प्रत्यारोप चलता रहा। दो पक्ष, हिंदू और मुस्लिम, साफ शब्दों में कहे तो आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ सिर्फ उटव्वल किया, एक दूसरे की संपत्तियों को, चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटी हो, चाहे ठेला हो, चाहे कार हो, जो कुछ था उसको डैमेज किया। अभी तक रिपोर्ट नहीं निकल के सामने आई, लेकिन अगर एक दो दिन गुजर जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई किसी का हाथ टूटा, किसी का सर फटा, किसी की घर की खिड़कियां टूटी, ये भी चीज़ें होंगी। पुलिस पे डायरेक्ट अटैक हुआ है तो आप ये कन्फर्म जान लीजिए कि पुलिस छोड़ेगी नहीं, क्योंकि अपने पे अटैक कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो पुलिस भी गिरफ्तार करेगी और अभी तक जो रिपोर्ट है कि 47 लोगों को चिन्हित किया गया और गिरफ्तारी का कार्यक्रम जारी है। तो आप सोचिए कि एक भीड़ जिसको ये बता दिया गया कि तुम कब्र के साथ साथ ये भी जला दो, यानी कलमा भी। अब अगर इस बात में सच्चाई है, चूँकि अभी तक इसकी ऑफिशियल पुष्टि किसी ने नहीं की है, ये सोशल मीडिया पोस्ट और दो तमाम चीज़ें मैं खंगाल रहा था उसके बारे में आपको बता रहा, तो दूसरे पक्ष को बताया गया कि भाई तुम्हारे धार्मिक ग्रंथ को जलाया गया। फिर धार्मिक ग्रंथ प्रोटेस्ट करने जाता है, जब प्रोटेस्ट करने जाता है इसी दौरान विवाद हो जाता है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आप गैप देखिए कि पुलिस के सामने वो जलाया गया, जलाने के बाद सोशल मीडिया पे वायरल हुआ होगा वीडियो। वायरल होने में क्या 5 मिनट लगते हैं? क्या कोई 10-15 मिलियन वाले चैनल ने तो डाला नहीं था, लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे डाला, अपने फेसबुक पे डाला। वायरल होने में कई घंटे का वक्त लगा होगा। फिर पूरा प्लान बना होगा, चूँकि किसी के हाथ में कुल्हाड़ी थी, किसी के हाथ में डंडे थे, किसी के हाथ में हथियार थे। और अब तो सत्ताधारियों का भी कहना है कि भाई साहब ऐसा है कि जो भीड़ आई थी वो पूरे प्लान के तहत आई थी। तो फिर पुलिस का इनपुट कहाँ है? कहाँ है पुलिस का इनपुट? आपके अपनों को भी चोट लगी, यानी एक डीएसपी को कुल्हाड़ी से मारा गया। तो एक इतने बड़े दंगे को प्लान किया गया, वो चाहे इस पक्ष से हो, चाहे उस पक्ष से हो, किसी भी पक्ष से हो, और सरकार का इनपुट पूरी तरीके से शून्य रहा। लगातार हमारे देश में आए दिन होता है, कभी संभल में, कभी नागपुर में, कभी देश के अलग अलग हिस्सों में। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश की जो साइबर टीमें हैं, जिनका काम साइबर अपराध और साइबर पे होने वाली घटनाओं को रोकना है, वो आंखों पे पट्टी बांधे बैठी है। उसके कुछ आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। आपकी स्क्रीन पे एक पोस्ट होगा बुड़बक नाम से, और दूसरी तरफ आपको एक अली सोहराब है। दोनों के आप फॉलोअर देखिए। अगर किसी की यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर हो जाए तो भाई लाखों में उसका मामला हो। एज ए यूट्यूबर ये बात बड़े आराम से मैं बोल सकता हूँ। दोनों के आप पोस्ट देख लीजिए। पहले आप बुड़बक के देख लीजिए, इन्होंने क्या क्या पोस्ट किया। इनके तमाम पोस्टों में, अच्छा हर घंटे 2 घंटे पे एक पोस्ट ये डाल देते हैं। इनके तमाम पोस्ट में इस्लाम, मुस्लिम लड़कियां, बुरखा, हिजाब, न जाने क्या क्या टारगेट होता है, क्यों होता है, क्या होता है, क्या वजह है, किसी को नहीं पता। 1-2 लाख इनके फॉलोअर हैं, हज़ारों में इनके ऊपर रिएक्शन आते हैं, लाइक के, कमेंट के, सैकड़ों में लोग रिप्लाई करते हैं। अगर मेरी आंखों के सामने पेज गुजरा है तो क्या पुलिस या फिर किसी और के सामने नहीं? लेकिन नहीं, वो भी मजे लेते हैं। इधर आप अली सोहराब का देखिए, कितने फॉलोअर हैं। ये अपने बायो में लिखते हैं एक डरा हुआ पत्रकार। ये डरे हैं, और डरने के बाद ये हिंदुत्व पे, गौमांस पे, होली पे, तमाम चीज़ों पे, आरएसएस पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे, बजरंग दल पे इतना जहर ये व्यक्ति उगलता है कि शायद अगर ये देश में डरा हुआ ना होता तो इस देश में एक और दंगा हो जाता। इन दोनों को ही लाखों में लोग फॉलो करते हैं। दोनों के पास इतना वक्त है, न जाने इनके पास रोजी रोटी का कौन सा ऐसा साधन है कि दोनों के पास इतना वक्त है कि बाकायदा घंटे 2 घंटे पे एक पोस्ट डाल देते हैं, बता देते हैं। एक वाला बताता है कि इस्लाम में ये कमियां हैं,
दूसरा वाला बताता है कि आज हिंदू में इतनी इतनी कमियां हैं, होली में ये कमी, अच्छा एक भीड़ ने मुसलमान को यहाँ अपमानित कर दिया। दोनों ही अपने तरीके से लगातार एक को गलत साबित करने में जुटे हुए हैं। हमारे देश की पुलिस ऐसी है, हमारे देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि धड़ल्ले से ऐसे लोग पोस्ट करते हैं, उसके बाद लोग के अंदर जहर घोलते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे देश में जो चीज़ें होती है उसके असली गुनहगार पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन क्या पहले ऐसे नहीं थे? कब के पॉलिटिशियन बड़े अच्छे थे? सदा इस देश में ऐसी चीज़ें होती है। पॉलिटिशियन उस वक्त भी खराब थे जब इस देश का धर्म के आधार पर बंटवारा हो गया। अभी तो ऐसी स्थिति नहीं आई। उस वक्त भी खराब थे, आज भी खराब है। लेकिन उस वक्त हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी नहीं थी, हर व्यक्ति को हर व्यक्ति सुनता नहीं था, हर व्यक्ति की न्यूज़, हर व्यक्ति की पोस्ट को हर व्यक्ति देखता नहीं था। ऐसे हजारों लोग भरे पड़े। मैंने आपको बस 2 एग्जाम्पल दिए। बुड़बक हो गए, अली सोहराब हो गए, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जिनके जहन में, जिनके ज़मीर में बस यही है, इनको कहाँ से फंडिंग मिलती है, कहाँ से पैसा मिलता है, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बस ये दिन भर पोस्ट करते हैं। दिन भर एक दूसरे की माँ बहन को तौलना, एक दूसरे की माँ बहन को गाली देना, एक दूसरे की इज्जत उछाल देना, एक दूसरे के धर्म पर टिप्पणी करना, और इसी से इनकी रोजी रोटी चल रही है। और सोचिए 2.5-2.5, 3-3 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। आप सोचिए 2.5-2.5, 3-3 लाख लोग दिन भर जब यही चीज़ देखेंगे, ये 2.5 लाख 3 लाख लोग जब एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, आप सोचिए 2.5 लाख हिंदू होंगे या फिर जो भीड़ का तबका होगा इसको फॉलो करता होगा, इतने ही करीब इसको करते होंगे। ये 2.5 लाख हिंदू मुस्लिम जब एक दूसरे के सामने होंगे तो एक दूसरे के साथ क्या सलूक करेंगे? फूल माला पहनाएंगे। सरकार जब तक इनको नहीं कंट्रोल करेगी, एक भी दंगा कंट्रोल नहीं होगा। बाकायदा पुलिस की गाड़ियां कम कर दे, 112 नंबर कम कर दे, 100 नंबर कम कर दे, हो सकता है 1-2 एम्बुलेंस काट दे, लेकिन हर जिले में 2-4 ऐसे आईटी सेल बने जहां पे ऐसे जाहिलों को रोका जाए। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। इन्हीं में से किसी ने कोई र्यूमर फैलाया होगा, इन्हीं जैसे होते हैं। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला हिफाजत करें।